हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कटा है जिसका नाम है क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर पीरियड एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में आपको एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं जो आपके पीरियड एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के करने में। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट को मैं इस क्लास के अंदर कराऊंगा वे वेरी बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लस में इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते आएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको मैं इस क्लास के अंदर में इस क्वेश्चन पेपर के हम उन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना ताकि आपको जो प्री बोर्ड का एग्जाम है किस टाइप से आपके सारे सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते आएंगे, किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन मुश्किल आएगा आसान है, जो भी आएगा हर एक चीज आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वाली वीडियो के अंदर में। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट को मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर को मैं करा रहा हूँ। तो अपनी क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी होता है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, इतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। जैसे कि आप स्टूडेंट को पता ही होगा, 10th के अंदर मैं आप दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो अभी आपको मैंने साइंस का मैंने पढ़ा दिया है। साइंस अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का मैंने क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट को मैंने तैयार कर दिया है। मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर का वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन पेपर 2025-26 का। ठीक है, प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा 80 में से 80 स्कोर करने में। वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा उसमें सारे सारे क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहे। और हमारे इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपसे स्टूडेंट को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। तो इसलिए ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप स्टूडेंट को, जैसे कि मैंने बोला, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2024-2025 का है, मतलब पिछले साल का प्री क्यू है, पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर है। इसी को मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोला था ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपका कोड नंबर क्या है? 086 है। ठीक है, और सभी को अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न जो होता है उसको बताने जा रहा हूँ। आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, 80 मार्क्स का आपको टोटल क्वेश्चन पेपर होता है और सामान्य निदेश आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको पढ़ लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा फटाफट से बता देता हूँ। 39 आपके क्वेश्चन है टोटल। सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य होता है। और आपका खंड एक के अंदर में आपके 20 है। वस्तु आपके एमसी क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले दो। और आपके खंड दो के अंदर में आपका 2 से लेकर 6 तक आपके जो क्वेश्चन आपके आएंगे 30 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, 30 से 35, 30 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। खंड ग में 7 आपके क्वेश्चन टोटल कितने कितने हैं? 7 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स वाले आएंगे। 50 से 80 देने हैं। और घा के अंदर 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 5 अंक वाले 3 क्वेश्चन हैं आपके, 80 से 120 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, और आराम के अंदर में आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, तो उनके आपको आंसर देने हैं। बस इतना ही था। चलो क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं खंड का को स्टार्ट करेंगे। सारे 1 से लेके आपके 20 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है संतुलित समीकरण। ठीक है, संतुलित समीकरण ये है में हाइड्रोजन हमारे क्या 2H2O प्लस में O2 बराबर हमारा आएगा 2H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है हमारे को बताना है। मतलब कि इसके अंदर में जैसे कि ये समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन अनुपात बताना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर नहीं है। पहली बात तो आपको यहाँ पे समीकरण से आपको पता चल रहा है परमाणु की बात की जा रहा है। ठीक है, परमाणु संख्या, परमाणु की बात की जा रहा है या आप जिससे मिलकर के बना है। ठीक है, हाइड्रोजन किस किस से कौन से, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, ऑक्सीजन की संख्या कितना आएगा। ठीक है, परमाणु संख्या की बात किया जा रहा है टोटली। ठीक है, जिस प्रकार से जिस कणों से वह मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और आपसे यहाँ पर ये बात नहीं किया, द्रव्यमान का बात नहीं किया जा रहा। क्या है? द्रव्यमान का आपका बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, परमाणु संख्या की, परमाणु संख्या जो हैगा जिससे जैसे कि हाइड्रोजन हैगा कौन से परमाणु से मिलकर के बना हुआ हैगा उसकी बात किया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ पे हमारे को सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है परमाणु संख्या, तो आपको सीधे अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी आपका ना अनुपात आ जाए, क्या आ जाए आपके पास में, कभी भी अनुपात आ जाए ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे आ जाए तो आपको पता है क्या लगा हुआ है। बताओ क्या लगा हुआ है, कौन सा होता है? हाइड्रोजन कितनी मात्रा में होता है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होता है?
बताओ बताओ। तो ये इसका इसका डी, इसका राइट आंसर आपका 2:1। आपका कभी भी हाइड्रोजन पता है 2 अनुपात में जुड़ता है, हाइड्रोजन 1 अनुपात में जुड़ता है, तभी जाके आपका क्या बनता है, आपका जल बनता है, पानी बनता है आपका। ठीक है, तो हमेशा जो अनुपात हमेशा जो रहेगा, अनुपात रेशो काट करके जो हमेशा अनुपात क्या रहेगा आपका, 2:1 ही रहेगा हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आपको मैं समझा देता हूँ, आंसर लिख रखा है मैंने, वह समझना। ये देखो, आपको बात करा दिया जाए ना। देखो, परमाणु संख्या के आधार पर अनुपात कितना रहता है, हमेशा 2:1 ही रहता है हमेशा, ध्यान रखना, परमाणु संख्या के आधार पे। अब द्रव्यमान के अनुसार पे आपको पूछा जाए, इसके द्रव्यमान के अनुसार पे, तो आपका जो द्रव्यमान होता है आपका 1:8 होता है। क्या होता है, 1:8 होता है। दोनों हमेशा निश्चित रहते हैं, दोनों हमेशा कभी भी बदलते ही नहीं है, बस। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को प्रबल अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रबल अम्ल, ठीक है, मतलब कि प्रबल अम्ल एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारा, कौन सा है हमारे को बताना। एसिटिक हो गया, साइट्रिक हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया, या सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का पता क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सबसे ऊपर में कौन सा आता है, देखो तीन जो अम्ल आएंगे सबसे सॉरी, आपको एसिड एसिड किंग पता है, अम्लों का राजा पता है, सबको पता होगा, HCl। ठीक है, HCl होता है, फिर HCl के नीचे में क्या आता है आपका, H2SO4 आता है। इसके बाद में आता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, वह HNO3। ये आपका तीन आएंगे, पहला ये आता है, फिर दूसरा ये है, तीसरे नंबर पर ये है। ये तीन जो आपके अम्ल आएंगे एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा, H2SO4, तो ये बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उदासीन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उदासीन अभिक्रिया आपको पता ही होगा, जब अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है, तो आपका क्या, कौन सा जो हमारे, उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो नए पदार्थ जो बनता है, ना वह अम्ल रहता है ना वह क्षार रहता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, उदासीन अभिक्रिया है। ठीक है, तो सही कथन हमारे को छांटना है। तो पहला हमारे को दिया गया, वह हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, नहीं। वह हमेशा लवण और जल का उत्पादन करता है अभिक्रिया करने पर। इसको आगे देखते हैं। देखो, हमारा जो पहले इसका राइट आंसर आपका सी है, वह केवल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बीच होता है। तो उदासीन अभिक्रिया जो आपका होता है ना, वह हमेशा प्रबल अम्ल, ये भी गलत है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बीच में होता है। जैसे कि हमारा HCl ले लेते हैं, और हमारा प्रबल क्षारक के आपका है सोडियम है, दोनों की अभिक्रिया कराओगे, बनेगा क्या, NaCl बनेगा, और आपका H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हटाओ, बाकी अभी करने पे क्या है, हमारा प्रबल अम्ल और क्षारक के बीच में अभिक्रिया होता है, बस इतना ध्यान रखना। आगे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या होता है जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और आपका कार्बन और हाइड्रोजन गैस आपका बनता है। ठीक है, इसका समीकरण आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया, सोडियम ये रहा हमारा, हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमारे जल के साथ अभिक्रिया करें, ये रहा, तो इसे हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब क्या था, हाइड्रोक्साइड होता है, और हमारा हाइड्रोजन गैस बनता है। समीकरण याद रख लेना, ये समीकरण याद करते चलना, ठीक है, आपको हमेशा काम देगा ये चीज। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख करके हमारे वीडियो को अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की, प्री बोर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिफ्थ है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। इथर, एस्टर, एल्कोहल, और आपका हाइड, एलिहाइड। ठीक है, एलिड हाइड। तो ये आपका कौन सा बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी है, एस्टर बनता है। जब हमारा ऑक्सीलिक अम्ल अल्कोहल के साथ बनता है, अभी क्या कहता है, एस्टर बनता है, और इसको इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एस्टरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पोषण की किस पद्धति में एक जीव दूसरे जीव को मारे बिना पोषण प्राप्त करता है। क्या है, फिर से समझो, एक जीव दूसरे जीव को, ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को मारे बिना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, कौन सा होता है, इसका राइट आंसर आपका डी है, परजीवी। परजीवी के अंदर में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। परजीवी इसका राइट आंसर है, जैसे कि जू 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 हो गया, जोक हो गया, मलेरिया हो गया। आपका जू जू जानते हो ना, हमारे बालों के अंदर में जो जू पाए जाते हैं, ठीक है, तो हमारे को ना नुकसान नहीं पहुंचाते, बट हमारे बाल के अंदर आ जाते हैं, इसको जो भी होता है, देखिए बढ़ने लग जाते हैं, वो दिक्कत वाली बात होता है हमारे शरीर में। जैसे कि हमारा बालों के ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हमारे बालों को डैमेज करने लग जाएंगे, नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे। तो जो होता है हमारे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, पर नुकसान तो पहुंचाता ही है, जो मलेरिया इसके उदाहरण है। ठीक है, तो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, प्रतिवर्ती क्रिया शब्द किससे संबंधित है। प्रतिवर्ती क्रिया जानते हो क्या होता है।
प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया, मैंने जैसे मान चलो अपने दोस्त को ना कभी किसी दिन ना थप्पड़ मार के देखना, ठीक है, वैसे मारना मत, थप्पड़ मार ऐसे। हाँ, ठीक है। तो अपने दोस्त को क्या करना, कभी थप्पड़ मार के देखना, तो अपने क्या करोगे, क्रिया करोगे उसके पीछे पे, उसके पीछे फिर आपका दोस्त भी तो मारेगा ना आपको प्रतिवर्ती। तो आपका दोस्त थप्पड़ जब आपको मारेगा तो आप क्या करोगे ना, उसको अपने गाल को हटा लोगे। तो जब आप गाल जो हटाओगे ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गाल को हटाने की प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कि आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा, आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आपका पानी गर्म आपने किया, ठीक है, पानी आपने गर्म करने के रख दिया, और आप जाकर के ना उसको छू लेते हो, तसली को क्या करते हो, छू लेते हो। तो तसली को छू लेते हो, आपको जैसे ही छूते जाते हो ना, तो वह गर्म होता है तसली, तो आपका हाथ क्या है ना, डायरेक्ट पीछे खींच लेता है अपने हाथ को। तो इसी को हम, इस जो हाथ जो पीछे खींच रहे हैं, उसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो बताओ, अब इसमें से हमारे को बताना है उद्दीपन के किससे संबंधित है, उद्दीपन के प्रति स्वैच्छिक क्रिया से, या हमारा उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक क्रिया से है यार। ठीक है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका उद्दीपन के, अभी एक सेकंड के लिए मांगूंगा, उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक क्रिया से है। ठीक है, उद्दीपन, उद्दीपन क्या है आपका? जैसे कि हमारा हाथ जो गर्म तसली था वह उद्दीपन हो गया, और आपका दोस्त ने थप्पड़ मारा वह आपका उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक क्रिया, मतलब कि आपको अनैच्छिक, आपने सोचा भी नहीं आपका गाल हट जाएगा, आपने सोचा भी नहीं आपका क्या हाथ पीछे हो जाएगा, तो वह क्या अनैच्छिक क्रिया है, आपका ऐच्छिक क्रिया आप खुद से नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। 20 का राइट आंसर है। एक सेकंड में आ रहा हूँ अभी, एक सेकंड में आ रहा हूँ। आगे हम, आगे आगे आगे, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, हो जाता है बीच में, जो ये काम पड़ते रहते हैं। आए हो आप लोग समझ रहे होंगे। चलो ठीक है, तो उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पादपों में बीजांड के उत्पादन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? बीजांड, ठीक है, पादपों में बीजांड, बीजांड के लिए उत्पादन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है डी है, अंडाशय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, जब बिंब को फोकस दूरी से परे रखा जाता है, अब समझना, बिंब को, भीम है हमारा, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, वस्तु हैगा, वस्तु का फोकस दूरी से परे, मतलब कि मान के चलो फोकस दूरी आपका क्या है, सबसे पहले आपको पता F1 होता है, पढ़ो पहले पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ो। ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के ना आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से आपका होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऐसे बनता है, केंद्र यहाँ पर होता है, यहाँ पे आपका F1 होता है, F1, इसके पीछे क्या होता है आपका F2 होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, फोकस दूरी, तो पहले वाला क्या रहता है आपका ना, ये पहले वाला F1 रहता है, तो आपको क्या रहता है, फोकस दूरी रहता है, तो इससे परे है, मतलब कि क्या है, दूर है, मतलब कि मान चलो परे है, मतलब कि दूर है इससे, F1 से दूर है। हमें नहीं पता कितना दूर है कितना दूर नहीं है, F2 के बीच में है क्या नहीं, हमें नहीं पता, मतलब दूर है इससे, फोकस दूरी से दूर है। तो हमारे को बताना है कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार से बनेगा, तो इसका राइट आंसर आपका है सी है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ना सारे सारे कुछ चीजें हैं जिसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें मैंने पीडीएफ तो मैंने इसमें कर रखा नहीं, सॉरी, पीडीएफ में मैंने क्या है ना बनाना मैं भूल गया हूँ। तो अभी जस्ट 1 सेकेंड, एक सेकंड मुझे दे, एक बस कुछ मुझे सेकंड दे दो। अभी मैं फटाफट से आपको ना, फटाफट से मैंने ना स्क्रीनशॉट ले रखे हैं सभी के, आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाना, ताकि आपको ना ये सब इसको याद कर लोगे ना, तो आपको फायदा रहेगा। थोड़ा बहुत याद भी कर लेना, बाकी प्रैक्टिस करने से अपने आप से हो जाता है याद, तो उतना, और अगर याद ना भी हो ना तो प्रैक्टिस करने लेना एक बार, प्रैक्टिस भी ना कर पाओ कोई बात नहीं, दिखा रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। पता है क्या होता है, हम कभी कभी ना सोचते हैं ना, ये काम हम इसको किस काम को करना है, तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस काम को करने, उस काम को ना पहले से हमें कर लेना चाहिए हाथों हाथ, वरना तो ना बाद में ना हम भूल जाते हैं। 1 सेकंड हो जाना बस, आ गया, बस आ ही गया।
ओके है। ये देखो, ये मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ। जब आप लोग चैप्टर पढ़ रहे होगे, परिवर्तन वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, पढ़ रहे हो, तो ये अपने अवतल लेंस द्वारा बिंब की, ठीक है, बिंब की विभिन्न परिस्थिति के लिए प्रतिबिंब हो गया, ये सब आपका उत्तल दर्पण हो गया आपका, इसके लिए प्रतिबिंब की प्रतिकृति, प्रकृति स्थिति, ये सब। और फिर आपका आता हैगा कौन सा हैगा, ये वाला, ये अवतल लेंस वाला हो गया, उत्तल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस पे बिंब को कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पर क्या बनता है, तो ये सबको आपको ये टेबल सब ना थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस करोगे इन सब का ना क्वेश्चन बनते हैं। इन सब की ना प्रैक्टिस, यहाँ पे हम बिंब के यहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ पे लेते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसका फिगर बनाना पड़ता है। ठीक है, फिगर हम देखता हूँ इम्पोर्टेंट है, ये चीज तो इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए मैं कोशिश करूंगा इसकी, मैं जितने भी ये हमारे हैं ना, सभी के लिए मैं क्या करूँ ना, सबको ना अलग अलग प्रैक्टिस करके आपको ना बता दूं, प्रैक्टिस मैप फिगर कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे नहीं बनता है। ठीक है, तो कमेंट्स में करना, आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर देना, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो को। तो एक परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक मैप को, कई सारे बच्चों को डाउट भी होता है मैप कैसे, फिगर कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, एफ1 कहाँ पे होता है, पी क्या होता है, ओ क्या होता है, इसमें F2 क्या है, F1 क्या है, ये सब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करना, बोलो सर, आपको कमेंट क्या करना है, आपको कमेंट करना है सर हमें पिक्चर बनाना जो है, ठीक है, मिरर आपका जो लेंस वाला हो गया और दर्पण वाला हो गया, आपका मिरर वाला हो गया, तो उसका मुझे हमें ना पिक्चर बनाना सिखा दो। तो आप क्या कमेंट करोगे, पिक्चर कमेंट कर देना, फिगर 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 कमेंट कर देना, बस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 10th, आयु के साथ लेंस के, ठीक है, लेंस के कम लचीले होने से निकट दृष्टि प्रभाव प्राति के प्रभावित होने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। क्या होता है आयु के साथ में लेंस का लचीलापन, क्या होता है, लचीलापन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारे निकट दृष्टि प्रभावित, मतलब कि पास की जो वस्तु है हमको दिखाई नहीं देता है। तो इससे कौन सी हमारे पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर आपका है सी है, जरा दूरदृष्टिता, ये उत्पन्न होता है। लचीले जब हमारा उम्र बढ़ते जाता तो हमारा लेंस जो है, ठीक है, उसका क्या होता है, उसका लचीलापन कम हो जाता है, जिससे कि हमारे पास की वस्तु दिखती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध पर विभवांतर वोल्टेज दुगना कर दिया जाए, ठीक है, प्रतिरोध पर, ठीक है, प्रतिरोध पर विभवांतर वोल्टेज को दुगना कर दिया जाए, तो इससे माध्यम से, इसके माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा। बताइए विद्युत धारा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने क्या करा, प्रतिरोध पे वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो इससे धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आपको मैं धारा पर बता दूं, तो अपना हमने क्या करा, दुगना कर दिया, तो धारा भी क्या हो जाएगा, आपका दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका धारा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और यही आपका क्या ओम का नियम है, क्या है आपका ओम का नियम है। ठीक है, ठीक है, यही है, तो दुगना हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या, सीधे बराबर होते हैं दोनों। ठीक है, दोनों दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर मैं विभवांतर, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, विभवांतर वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहे थे हम क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है दुगना हो रहा है वोल्टेज विभव, तो हमारा धारा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम किसका, ओम का नियम कहते हैं बस। ठीक है, तो ओम का नियम भी यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एक पास क्रम परिपथ में यदि एक शाखा विफल हो जाए, पास क्रम परिपथ के अंदर में, ठीक है, एक दो तरह के परिपथ होते हैं, आपका श्रेणी क्रम होता है, आपका दूसरा पास क्रम होता है। ठीक है, तो यदि एक शाखा क्या हो, विफल विफल हो जाए, खराब हो जाए, तो अन्य शाखाओं में धारा का क्या होता है। ठीक है, अन्य धाराओं में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर यह समान रहती है। क्यों समान रहती है आपको मैं समझाता हूं, मैंने फिगर बना रखा है इसके लिए। देखो हर तरह से ही समान रहती है। देखो पाठ्यक्रम का, देखो इसको श्रेणी क्रम कहते हैं, ये आपका परिपथ है, और उसका हमने क्या कर रखा है, प्रतिरोध को हमने श्रेणी क्रम में लगा रखा है, R1 R2 R3। ठीक है, और ये रहा हमारा परिपथ आएगा, जो हमने R1 R2 R3 मतलब प्रतिरोध को पास क्रम में लगा रहा है। पास क्रम में ऐसे लगाते हैं, पास क्रम का मतलब क्या, समांतर में जितने भी प्रतिरोध आपके होंगे उसको समांतर हम लगाएंगे। ठीक है, और ये रहा वोल्टेज है, एम्पियर ये है, ठीक है, बैटरी है, स्विच है, ये सब। तो अब देखो, अब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला कि ये खराब हो गया मेरा, मान के चलो मेरा क्या हो गया, पास क्रम में क्या हो गया, एक ये जो हैगा विभवांतर खराब हो गया मेरा। क्वेश्चन में भी यही बोला जा रहा है कि एक शाखा क्या विफल हो गया, तो मेरा अब देखो मेरा क्या हो गया, ये खराब हो गया, तो बता विद्युत धारा पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि विद्युत धारा देखो यहां से ना, विद्युत धारा देखो विद्युत धारा इस पे भी जुड़ा हुआ है, तो इधर तो करंट जाएगा, विद्युत धारा जाएगा, इससे ये जुड़ा हुआ है, विद्युत धारा जाएगा, तो ये तो अलग ही है ना। अब देखो
फास्फोरस के अंदर में जितने भी प्रतिरोध होते हैं ना, सबको अलग अलग जोड़ा जाता है। ठीक है, सबको अलग अलग जोड़ा जाता है। तो ये मेरा खराब हो गया, तो खराब होने से मुझे इससे कोई लेना देना नहीं आएगा। विद्युत धारा आगे बढ़ेगा, समान ही रहता है, घटेगा बटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत शक्ति, ठीक है, शक्ति के लिए, पावर के लिए, ठीक है, पावर के लिए कौन सा कथन सही है? तो पहला आपको ऑप्शन आएगा, शक्ति धारा वोल्टेज का उत्पाद है। शक्ति क्या होता है? धारा वोल्टेज का क्या होता है? उत्पाद होता है। ठीक है, तो पहला ही इसका राइट आंसर आपका, शक्ति क्या होता है? धारा और विद्युत धारा का क्या होता है? उत्पाद होता है। धारा, विद्युत धारा और वोल्टेज मिलकर के किसका उत्पादन करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? वह शक्ति का, पावर का उत्पादन करते हैं। ठीक है, बाकी अब देखो, शक्ति प्रतिरोध से स्वतंत्र है? नहीं, शक्ति क्या होता है? प्रतिरोध से स्वतंत्र नहीं है। किसी परिपथ में शक्ति हमेशा स्थिर रहता है? नहीं, स्थिर नहीं रहता। किसी परिपथ के अंदर में हाई लेवल पे रहेगा, बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, पावरफुल रहेगा, किसी पे कम रहेगा। ये सब शक्ति वोल्टेज धारा का सम अनुपात है? नहीं, वोल्टेज अनुपात नहीं होता, उत्पाद होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखो इसमें आंसर मैं आपको दिखा दूं, एक सेकंड। ठीक है, तो वोल्टेज का उत्पादन होता है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। और पावर फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर बी गुने आई होता है। शक्ति बराबर वोल्टेज गुने धारा। और बस ये सब है। अब शक्ति प्रतिरोध पर निर्भर करती है, किसी परिपथ में शक्ति हमेशा स्थिर नहीं रहती। ठीक है, किसी परिपथ की पावर ज्यादा हो, किसी में कम होगा, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, धारावाही चालक मतलब मान चलो कोई भी रोड है, कील है, कुछ भी हैगा, तार वार है, चालक को, ठीक है, जो विद्युत का चालक करता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, तो उस पर, ठीक है, उस पर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, उस पर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, होता है, बिल्कुल सही बात है। यह बल अधिकतम तब होता है, यह बल जो है अधिकतम तब होता है जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है? इसका राइट आंसर का सी है, 90 डिग्री। अब जब चालक हो गया, उसके बीच में हमारा क्या होगा? चालक और हमारा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का कोण है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी मैंने कर रखा है, ये देखो, ये मेरा चालक, चुंबकीय मेरा क्या है? चालक है। ठीक है, सीधी रेखा पे 90 डिग्री पे है ये मेरा। ठीक है, और उसके पीछे में क्या है ना, इसके ये सब में ना, जो ये आपका चुंबकीय, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है ये सब। ठीक है, तो 90 डिग्री पे ना, तो आपका क्या रहता है? 90 डिग्री पे आपका बल का जो अनुभव है, वह आपका बल ज्यादा रहता है, अधिकतम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? देखो, किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है? सीधे चालक है, किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? इसका राइट आंसर आपका ए है, विभव। ठीक है, ये आपका होता है यही है, हाँ यही है, पहला ही है, वित्तकार और संकेंद्रित होता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं, मतलब क्या है, सीधे देखो यहाँ पे सीधे विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा भाई चालक है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं कैसी होती है? तो आपको मैंने जो चित्र दिखाया ये रहा, सीधा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी आएगी? गोल गोल ऐसे, पहली बात तो ऐसे में गोल में वृत्तकार है, ये हो गया। ठीक है, वृत्तकार है, प्लस में क्या है, ये आपके वृत्तकार है, संकेंद्रित ऐसे अंदर में जा रहा, संकेंद्रित है। तो ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 16 है। किसी परिपथ में उत्पादों की क्या भूमिका होती है? किसी परितंत्र, सॉरी, परितंत्र के अंदर में, ठीक है, तो उत्पादों की क्या भूमिका होती है? ये अन्य जीवों का उपभोग होता है, अन्य जीवों का उपभोग, अन्य जीवों का उपभोग होता है। देखो उपभोग तो है, अन्य जीवों क्या होता है? उपभोग, खाना भोजन होते हैं, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ये मित्र पदार्थों को विघटित करता है? नहीं करता, ये नहीं करते। सी इसका हैगा, देखो, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी ऐसा होता है। और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करना, ये नहीं होता है। देखो, अन्य जानवरों का उपभोग, अन्य जानवर, अन्य जीवों का उपभोग करना, ठीक है, ये पहला आपका गलत है, पहली बार मैंने गलत ही पढ़ लिया। अन्य जीवों का उपभोग करना, अन्य जीवों को उपभोग तो खाते थोड़ी ना ये। सी इसका राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऊर्जा परिवर्तित कैसे करते हैं? वे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए भोजन, खुद का भोजन बना करके सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैंगे अपना 17 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन है, वह आपके अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन है सारे सारे। तो उसको करते हैं हम, बहुत आसान क्वेश्चन है सारे सारे। अभिकथन वाले सभी को पता है, अभिकथन पढ़ते हैं, कारण पढ़ते हैं, और सही है कि नहीं है हमारे को बताना होता है।
अभिकथन आपका एक है, एल्कीन एक समजातीय श्रेणी बनाते हैं और जो सामान्य सूत्र इनका सॉरी CnH2n द्वारा विशिष्ट होते हैं। एल्कीन जो आपका समजातीय श्रेणी बनाते हैं, समजातीय श्रेणी मतलब कि एक जातीय श्रेणी, एक जाति, समझे, एक जाति या एक जैसी दिखने वाले, बनने वाले, एक जातीय रासायनिक गुण वाले, एक जातीय एक जैसे समजातीय श्रेणी मतलब जिनके अंदर में एक जैसा ही रासायनिक गुण धर्म है। ठीक है, भौतिक संरचना अलग अलग है, भौतिक संरचना अलग अलग है मगर रासायनिक गुणधर्म सेम है, विशिष्ट होते हैं। ठीक है, कारण देखो आपका एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम त्रिबंधन अबंध होते हैं, त्रिबंध अबंध होते हैं। एल्किन के अंदर में आपका कार्बन परमाणु के अंदर में आपका त्रिबंध नहीं होता है, द्विबंधन होता है। ठीक है, द्विबंध आपके होते हैं। ठीक है, परमाणु का क्या आता है, परमाणु का आपका द्विबंधन होता है, परमाणु ज्यादा जुड़ते नहीं है, दो ही बंधन होता है बस। ठीक है, दो ही जुड़ सकते हैं आपस में, तीन नए कार्बन आपके नहीं जुड़ सकते बस। तो अब बात करते हैं इसके अंदर में, बस यही था। तो हमारा आर क्या है, कारण आपका गलत है, आपका ए इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, ये हो गया, सी इसका राइट आंसर है, विकथन सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, अभिकथन आपका है, मटर के पौधों, ठीक है, मटर के पौधों में लंबाई, बोनापन जैसे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मटर के पौधों के अंदर में लंबाई हो गया, बोनापन हो गया, अपने जो नेक्स्ट जो उनका जो भी वंश रहेंगे उसके अंदर में देखने को मिलेगा, वह लंबे भी हो सकते हैं, बोनापन भी हो सकते हैं। कारण आपका आएगा जब एक युग्मी लंबे पौधे, ठीक है, लंबे मटर के पौधों को बोने मटर के पौधे के साथ संकरण किया जाता है। ठीक है, संकरण करा रहे हैं हम। तो तो एवन पीढ़ी में मध्यम आकार का मटर का पौधा प्राप्त होता है। एवन पीढ़ी में मध्यम आकार का बोना मटर का पौधा क्या होता है, प्राप्त होता है, तो बिल्कुल गलत आएगा, ये गलत है। क्योंकि जब हम लंबे टीटी को हम स्मॉल टीटी में जब हम संकलन कराएंगे तो हमारा जो पीढ़ी हमारा बनेगा ना, ये टीटी बनेगा। क्या बनेगा, टीटी बनेगा। एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, और जो बड़ा हैगा वह क्या प्रभावी लक्षण है, मतलब कि सभी के सभी वन पीढ़ी के सभी सभी लंबे रहेंगे, उसमें बोना हमारे को देखने को मिलेगा ही नहीं, मध्यम आकार का कोई देखने को मिलेगा ही नहीं। तो एवन पीढ़ी तो हमारे इस हिसाब से हमारा कारण गलत है, अभिकथन आपका सही है, तो सी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन, कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को आसानी से अंदर से प्रभावित नहीं होने देते। बिल्कुल सही है, कारण आपका है, कुचालक में इलेक्ट्रॉनिक कसकर बंधे होते हैं। ठीक है, सही है, जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गति करते ही नहीं है। तो आपका अभिकथन कारण बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अभिकथन कारण दोनों सही है, सही, और आपका आर ए का सही वाक्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन है, अजैव निम्नीकरणीय सामग्री पर्यावरण प्रदूषण में योगदान नहीं करते। ठीक है, देखो, अजैव निम्नीकरणीय सामग्री पर्यावरण प्रदूषण में योगदान नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय मतलब कि जिसको ना फिर से, मतलब कि हमारा फिर से मिट्टी में ना मिल जाए, जो मिट्टी में मिल ही ना सके, तो वो प्रदूषण का ही तो कारण बनेगा ना। जैसे प्लास्टिक हो गया, वो हमारा फिर से मिट्टी में हम उसको मिला ही नहीं सकते हैं, वह लाखों करोड़ों साल उसको लगा दो, वह खत्म होंगे ही नहीं। तो योगदान है, बिल्कुल योगदान है, तो आपका अभिकथन गलत हो गया। कारण पर आर पढ़ते हैं, यह सामग्री बिना टूटे लंबे समय तक वातावरण पर्यावरण में रहती है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लंबे समय तक रहते हैं, मैंने बोला ना लाखों करोड़ों साल तक रहते हैं। तो आपका भी ये गलत है और आपका आर सही है। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन सही है आपका। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे आगे क्वेश्चन जो हमारे स्टार्ट हो रहेंगे, खंड खा हमारा स्टार्ट हो रहेगा, और इससे आगे के जो 21 से लेकर 26 तक हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे। और आपको इससे पहले आगे क्वेश्चन करने से पहले, और ये वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं, इन सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको यहाँ तक में कोई डाउट परेशानी कुछ तो नहीं है, कोई भी डाउट्स कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो, छोटा सा सुई जैसा भी क्यों ना हो, चीटी जैसा भी क्यों ना हो, तो कमेंट से पूछ लेना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी कुछ भी हो। ठीक है, तो नहीं है तो आगे कमेंट्स करना, यस लिख देना सर, सर कमेंट्स करने में नो लिख देना, बस फटाफट से लिख दो, फटाफट से लिख दो। और एक बात और, आप इस वाली वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो आगे क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो 21 से लेके हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो 21 से लेके हमारे 26 तक 2 नंबर वाले क्वेश्चन से करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देखो करते चलेंगे फटाफट। देखो, एक प्रयोगशाला के, ठीक है, एक प्रयोगशाला प्रयोग के समय, ठीक है, प्रयोग के समय
कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें वियोजन किया जाता है। ठीक है, एक प्रयोगशाला प्रयोग के समय कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें वियोजन कर रहे हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण हमारे को लिखें और बताएं कि वास्तविक जगत अनुप्रयोगों में इस अभिक्रिया का क्या महत्व है। मतलब कि हमारे को संतुलित समीकरण लिखना है इसका, और इसका वास्तविक जगत के अंदर में हमारा जो लाइफ स्टाइल के अंदर इसका क्या आपका महत्व है, क्या इसकी जरूरत क्या है, इससे क्या उपयोग है, इसका हमारे को बताना है। तो बहुत आसान है, चलो करते हैं। ये रहा हमारा, देखो हमारा पहला तो क्या है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, उसमें वियोजन। ठीक है, उसमें वियोजन का मतलब उष्मा देकर हम उसको तोड़ रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, आपका चूना पत्थर होता है। पहले कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था, CaCO3 होता है, और ये आपका सॉलिड होता है। इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड ठोस होता है। उष्मा देते हैं तो ये आपका बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में बन जाता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल जाता है। ठीक है, तो और कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका वह आपका भुजा हुआ चूना रहता है। ठीक है, और इसका वास्तव अपने वर्तमान पीढ़ी के अंदर इसका उपयोग क्या है, आपका सीमेंट के निर्माण में इसका यूज होता है। बस इतना ही लिखना था हमारे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22, मानव शरीर के भीतर परिवहन में प्लाज्मा का क्या भूमिका निभाता है। प्लाज्मा परिवहन करने वाले दो पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, प्लाज्मा परिवहन करने वाले दो पदार्थों के नाम लिखिए। मतलब कि प्लाज्मा द्वारा क्या परिवहन, क्या क्या कौन कौन सी चीज परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनको दो पदार्थों का नाम लिखना है। तो हमारे देखो, हमारे परिवहन के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में परिवहन के अंदर प्लाज्मा का बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, कैसे आएगा आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, पहले तो ये पढ़ लो। ये रहा, इसका कारण ये है, प्लाज्मा रक्त, ठीक है, रक्त का तरल भाग है। प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल भाग है। ठीक है, जो लगभग 92% पानी होता है। प्लाज्मा क्या होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो पानी है। ठीक है, अब प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा आपका रक्त कोशिका पोषण तत्वों, हार्मोन्स, प्रोटीन, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने में एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो मतलब कि सभी पदार्थों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का एक क्या, एक माध्यम है। ठीक है, एक जरिया है। ठीक, और उसका अब हमारे को हमने बता दिया क्या, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दो पदार्थों के नाम बताना है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का वह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। बस इतना बताना था हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 रहेगा, विकल्प ए बी में से दोनों में से हमारे को कोई एक का उत्तर देना है बस। तो पहले का उत्तर देते हैं हम, कार्बन कई तत्वों के साथ स्थिर अबंध बनाने में सक्षम क्यों है। दो कारण हमारे को देना है। आपको पता ही होगा, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, शायद मे भी आपको ना पता हो। आपके चैप्टर कार्बन वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कार्बन देखो, हमारे जो पृथ्वी के अंदर में जितनी भी चीजें है ना, सभी के सभी कार्बन से मिलकर के बनी है। ठीक है, हमारे पृथ्वी के अंदर में जितनी भी चीजें है, सारी सारी कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। तो बस सारी सारी चीजें आप ऐसे कोई भी वस्तु नहीं बता सकते जिसमें कार्बन ना हो। सभी की सभी चीज, एक ऐसा कोई सी भी चीज नहीं जिसमें कार्बन हो ही ना, सभी के सभी चीज कार्बन से मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो कार्बन हो गया। तो कार्बन हमारे क्या आएगा, क्या होता है, स्थिर आबंध बनाने में सक्षम क्यों है। कार्बन क्या होता है, दूसरे पदार्थों के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ता क्यों है, तभी किसी भी पदार्थ के साथ में जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है, तो उसी का कारण बताना हमारे को। दो कारण देने हैं, तो बताते चलो, कारण देते हैं। पहला कारण आपका है चतुर संयोजकता। उसके जो चतुर संयोजकता, जब उसका आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करोगे, तो उसका बचता है कार्बन। देखो कार्बन का परमाणु संख्या क्या आएगा, 6 है। ठीक है, कार्बन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। छठा परमाणु संख्या है। तो अब पहले के एल एम एन करोगे आप, तो पहले में आपका, पहले में चाहिए 2 चाहिए होता है, दूसरे में आपका 8 चाहिए होता है, तीसरे में भी 8 चाहिए होता है, और चौथे में आपको 16 चाहिए होता है। सॉरी, तो आपका पहले में 2 तो पूरा हो गया, और आपका दूसरे वाले में आपको 4 ही बचेगा। दो, क्योंकि 6 में से 2 गया, मेरा 4 ही बचेगा, 4 बच गया। अब ये 4 या तो ले देगा, ये या 4 ये परमाणु या तो दे देगा, ये 4 परमाणु ले लेगा। तो 4 परमाणु चतुर्संयुगता, कार्बन के पास चार संयुगता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह अधिकतम 4 ठीक है, सहसंयोजक बंध बंध बना सकता है। यह गुण इससे विभिन्न तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि के साथ स्थिर यौगिक बनाने में मदद करता है। पहला ये तो कारण है। दूसरा कारण आपका सिंकलन। सिंकलन मतलब कि जुड़ना। सिंकलन मतलब आप बोल सकते हो जुड़ना। कार्बन परमाणु में आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाने का एक अनूठा गुण होता है। इस गुण के कारण कार्बन यौगिकों की एक विशाल संख्या मौजूद है। तो ये दो कारण आपके हैं, चतुस्संयोजकता और श्रृंखलन। नेक्स्ट इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे।
बी, दोनों में से आपको किसी एक का आंसर देना है, पहले बता दे रहा हूं। समजाति श्रेणी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समजाति श्रेणी क्या है? और एक समजाति श्रेणी के सदस्य का दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, देखो एक समजातीय श्रेणी, ठीक है, समजातीय श्रृंखला के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। बहुत आसान है। देखो समजातीय श्रेणी क्या होता है, वैसे मैं समझा देता हूँ। समजातीय श्रेणी, ठीक है, समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र और रासायनिक गुण समान होता है। आपको मैंने समजातीय श्रेणी का ऊपर मैंने आपको मीनिंग बताया था, जिनके रासायनिक गुण क्या होता है, समान होते हैं, मगर भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो सामान्य सूत्र और रासायनिक गुण समान, लेकिन भौतिक गुण क्या रहते हैं, भिन्न होते हैं। और इस श्रेणी के किन्हीं भी दो क्रमगत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच हमेशा CH2 समूह का अंतर होता है, से संबंधित है। ठीक है, इससे संबंधित है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मिथेन, इथेन, प्रोपेन। तो इसका पूरा फॉर्मूला आपका होता है CH4 होता है, इसका फॉर्मूला आपका C2H6 होता है। बस इसमें आप लोग देख रहे हो कुछ नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर यह है कि देखो जैसे जैसे आपका फॉर्मूला आपने देखा होगा CN और H2N, यह फॉर्मूला आपने देखा होगा। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला पे ये काम करते आएंगे। देखो हाइड्रोजन के अंदर में देखोगे तो दो दो हाइड्रोजन का जो अंतर होगा दो दो का होगा। बाकी जो आगे जो सी का जो अंतर आपका आएगा एक एक का अंतर, सी का अंतर एक है और हाइड्रोजन का अंतर आपका कितने का है, दो का अंतर है। तो इस प्रकार से बने हुए हैं। सभी का रासायनिक गुण और आपका सामान्य सूत्र सभी का सेम है, बस भौतिक गुणधर्म सबके अलग अलग है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, ये देखो निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। अनुवर्तन, उद्दीपन और उदाहरण। अब देखो अनुवर्तन, उद्दीपन, उदाहरण, ठीक है, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ आंसर समझा करके। देखो अब हमारा क्या आएगा, अनुवर्तन का मतलब क्या होता है आपका गति होता है। उद्दीपन का मतलब संबंधित, उदाहरण तो उदाहरण ही होता है। ठीक है, अब इसे जो बात किया जा रहा है, किस चीज पे बात हो रहा है, पूरा का पूरा टॉपिक, जैसे विषय क्या आपका टॉपिक है, पौधा। ठीक है, अब देखो अनुवर्तन का मतलब क्या है, गति है। तो गति कौन कौन सी गति है, जलु, ठीक है, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन। जलानुवर्तन का मतलब जल की ओर गति, रसायनुवर्तन मतलब कि रसायन की ओर गति। ठीक है, अब उद्दीपन, अब ये जलानुवर्तन किससे संबंधित है, जल से संबंधित है। रसायनुवर्तन किससे संबंधित है आपका, किससे जुड़ा हुआ है, रसायन से जुड़ा हुआ है। अब हमारे को लास्ट में क्या देना है, उदाहरण देना है। पहले का आपका यहाँ पे दो पॉइंट लिखा होगा, यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट लिखा होगा, ऊपर में ही लिखा पड़ा होगा ये सब। ठीक है, तो उदाहरण देते हैं। पौधों, ठीक है, पौधों की जड़ों का जल की ओर मुड़ना। पौधों की जड़ों का, अब पौधों को क्या होता है, पौधों को जल की जरूरत होती है, तो पौधे की जड़ किसी ओर मुड़ेंगे, जल की ओर मुड़ेंगे भाई, मतलब कि जल की ओर गति। समझ में आ गया। अगला देखो पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना, क्योंकि रसायन की ओर बढ़ना के लिए। तो ये सब इसका उदाहरण है, ये है बस। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अनुवर्तन मतलब गति, उद्दीपन मतलब संबंधित, किससे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 आएगा। विकल्प ए दो में से किसी में से भी एक का उत्तर देना है हमारे को। ठीक है, देते हैं। पहला आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि एक विषम, चार्ज में लगा लैपटॉप को चार्ज। देखो अब यदि एक, ठीक है, यदि एक विषम युग्मी, ठीक है, ठीक है, युग्म जी, विषम युग्म जी लंबे पौधे टीटी, लंबे पौधे टी कैपिटल टी स्मॉल टी को दूसरे विषम युग्म जी लंबे पौधे, ठीक है, लंबे पौधे टी स्मॉल टी के साथ संकरण कराया जाए। ठीक है, मतलब कुल मिला के लंबे लंबे, मतलब कि कुल मिला के लंबे लंबे पौधे, दो लंबे लंबे पौधे हैं, दोनों के बीच में क्या कराया जा रहा है, संकरण कराया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संतानों के संभावित जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप आपका देखो एक दो तरह का होता है, एक तो जीनोटाइप होता है, एक मोनोटाइप होता है। ठीक है, जीनोटाइप और मोनोटाइप आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो जीनोटाइप का मतलब देखो कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा। देखो दो चीज आएगा। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, टीटी जैसा, टीटी की मात्रा में, टी जैसे कि टी और टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका जीनोटाइप हो गया। ठीक है, मोनोटाइप का मतलब क्या होता है समझो। मोनोटाइप का मतलब आपका होता है, जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसको मोनोटाइप कहते हैं। हिंदी में लिखा है लंबे पौधे, लंबे पौधे, उसी को हम क्या कहते हैं ना, उसी को हम मोनोटाइप कहते हैं। बस ये होता है जीनोटाइप मोनोटाइप में अंतर। बस इसमें क्या, हम ABCD में लिख देते हैं और इस वाले हम हिंदी भाषा में लिखते आएंगे, बस यही अंतर होता है बस। देखो संतानों के संभावित जीनोटाइप लिखना है, मतलब कि हमारे को टीटी में लिखना है, मतलब दोनों में अभिक्रिया करा के गए और लिखना है। ठीक है, तो अब बस लास्ट आंसर देते हुए करते हैं अगले क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो हमारा जीनोटाइप हमारे को लिखना है।
तो हम संकरण कराया जा रहा है, टी टी लंबे पौधे में संकरण कराया जा रहा है। तो आपको पता ही होगा इसको, जैसे कि आप या तो देखो, जैसे कि हम आपको मैं बता देता हूँ इसको गुना कैसे करते हैं। इसको इसको बीच में गुना करा है, मतलब कि ये वाला जो हैगा इससे एक बार पूरा गुना होगा, और ये वाला जो आपका ये फिर नेक्स्ट वाले में ये वाला इस वाले से पूरा गुना करेगा। तो मैंने इस वाले को इससे पूरा गुना करा, तो मेरा क्या निकल गया, टी को टी से गुना करूँ मैं टी आएगा, टी को स्मॉल टी से करूंगा तो टी स्मॉल आ जाएगा। प्लस का प्लस साइन लिख दिया मैंने। प्लस देखो प्लस साइन नहीं है बीच में, मगर हमारे ये जुड़ेगा ही, प्लस मैंने अपनी तरफ से लगा लिया। अब मैं स्मॉल वाले को इस से पूरा गुना करूंगा, इससे करूंगा तो मेरा टी से हो जाएगा, टी से गुना करें तो स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, और टी टी तो मेरा क्या आ गया, मेरा टी टी आ गया। स्मॉल टी तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आपका क्या है, अब देखो आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर कि ये भी यहाँ पे भी एक बार है, एक बार यहाँ पे भी है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, दो दो बार नहीं लिखेंगे। टी टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये आपका जीनोटाइप क्या बनेगा, ये आपका जीनोटाइप ये बनेगा, मतलब कि सभी के सभी लंबे पौधे, एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा और एक सभी के सभी छोटे पौधे। तो इस प्रकार का आपका जीनोटाइप बनेगा। ठीक है, बस अभिकरण कर अभिक्रिया करा करके दोनों के बीच में हमारे को जीनोटाइप इस प्रकार से बताना था। अब हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, एक छोटा पौधा टीटी प्राप्त करने की संभावना गणना कीजिए। संभावना, संभावना मतलब समझ गए, प्रायिकता क्या बोलते हैं। आपने प्रायिकता चैप्टर पढ़ा होगा मैथ के अंदर में, आप 10th में हो तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर में एक प्रायिकता चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर आएगा। ये आपका 14 चैप्टर आपका है। ठीक है, तो मुझे चैप्टर का एक्यूरेट नहीं पता, कोई बात नहीं। तो देखो, तो हमारे को संभावना बताना है, प्रायिकता बताना है। ठीक है, टीटी करने का, टीटी का। अब देखो, अब आपको अब जो हमने ये जो ऊपर ये निकाला ना, इसी की मदद से हमारा हो जाएगा। अब देखो, प्रायिकता ये संभावना सेम ही चीजें, संकलन हम कराएंगे, इसको इससे करवाएंगे तो हमारा युग्मक क्या क्या आएंगे, ये आएंगे ये आएंगे ये आएंगे ये आएंगे। ठीक है, टोटल मेरा युग्मक कराने पे मेरा क्या निकल के आया, मैं 4 युग्मक निकल के आते हैं, 4 पॉसिबिलिटी मेरे निकल के आया। क्या पॉसिबिलिटी, संभावना क्या निकल के आया, मैं 4 निकल के आया। और 2 एक ही बार थे तो मैंने इसको एक ही बार लिख दिया था, इसको मत देखो अभी, बस 4 संभावना मेरे निकल करके आए थे। ठीक है, 4 संभावना, तो कुल संभावना कितने थे आपका, 4 थे। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक छोटे पौधे की संभावना हमारे को बताना है। तो एक छोटे पौधा कितने बार आएगा, एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे हम। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे कितना है, कुल संभावना मतलब 4, अनुकूल परिणाम मतलब कि कुल छोटे पौधे होने की संभावना क्या है, 1, तो 1/4। तो 1/4 करोगे तो आपका क्या करोगे, 0 पॉइंट, इसको काटोगे तो 0.25 आ जाएगा। ये आप सीधे मान लो 25% आपका है। 1/4 का मतलब भी क्या होता है, आपका 25% चांस है कि आपका छोटा पौधा होगा। ठीक है, बस इतना आसान था। नेक्स्ट इसका अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी का अथवा सेकंड वाला। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रक्रिया कैसे होता है, क्या होता है, ये हमारे को बताना है। ठीक है, तो ये भी आसान रहेगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो करते हैं। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, किसी में भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। तो करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, जेंडर का, कोई लड़का होगा या लड़की होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीज का बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, वैसे अपने एग्जाम के अंदर में क्या लिखना है, यहां से लेकर के, ठीक है, यहां तक लिखना बस। बाकी इसमें थोड़ा सा ना मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ समझा के चलूंगा, समझना। ठीक है, मनुष्य में देखो, मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, और देखो अब पहला पॉइंट इसका आएगा, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, और एक लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के क्या होता है, कुल मिला के 22 जोड़े तो हमारे ऑटोसोम होता है, मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, 22 जोड़े क्या है, जैसे कि हमारा बंदर के अंदर में, हमारे मनुष्य के अंदर में सिर्फ और सिर्फ पता है एक गुणसूत्र का अंतर है। टोटल एक गुणसूत्र नहीं, जैसे कि हमारा 46 गुणसूत्र के टोटल 23, और देखो 23 जोड़े हैं ना, 23 जोड़े हैं, तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, 46 हो गए। बंदर के अंदर में पता है कितने पाए जाते हैं गुणसूत्र, 44 पाए जाते हैं बस। 2 गुणसूत्र की कमी से वह क्या है, वह बंदर में है। ठीक है, और हम मनुष्य 2 गुणसूत्र के का अंतर से हम क्या है, मनुष्य हैं। बंदर हमारे में सिर्फ और सिर्फ 2 गुणसूत्र का अंतर है, अगर 2 गुणसूत्र उनको मिल जाए तो वह क्या बन जाएंगे, सीधे सीधे मनुष्य बन जाएंगे। ये अंतर है, बस इतना सा। ठीक है, तो हमारे 23 जोड़े से होते हैं, हमारे को 22 जोड़े खुद ही से मिल जाते हैं, ऑटो मिलते हैं, ऑटो फिक्स रहते हैं, और एक हमारे गुणसूत्र हमारे को लिंग से मिलता है। अगला देखो पॉइंट क्या है, महिलाओं में 2 ठीक है, समान लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, जबकि पुरुषों में क्या 2 अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई होते हैं। ठीक है, अगला देखो,
अब यहाँ से आपको आंसर अपने एग्जाम करना, मैं यहाँ से आंसर यहाँ तक लिखना, ठीक है, इतना ऊपर तक मत देना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। युग्मक का निर्माण, युग्मक मतलब कि बच्चे का जो निर्माण कैसे होता है समझो, ठीक है। युग्मक का या आप बोल सकते हैं लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो महिलाएं केवल एक्स गुणसूत्र वाले अंडे ओवा पैदा करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो एक्स ही वाले होते हैं उनके पास, ठीक है। जबकि पुरुष को दो प्रकार के शुक्राणु पैदा करते हैंगे, एक्स गुणसूत्र हो गया और वाई गुणसूत्र का हो गया, ठीक है। अब भ्रूण का लिंग निषेचन के समय होता है, भ्रूण का लिंग निषेचन, लिंग जो होता है आपका लिंग यहाँ पे लिखना, निर्धारण भी लिखना, निर्धारण निषेचन के समय होता है, ठीक है। देखो यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स निषेध, ठीक है, अंडे, ठीक है, या अंडे एक्स को निषेचित करता है, तो परिणाम, ठीक है, परिणामी युग्मनज एक्स एक्स बनेगा, जो एक मादा शिशु के रूप में विकसित होगा। मादा मतलब जानते हैं ना, स्त्री, क्या होते हैं, स्त्री। नेक्स्ट आपका है, यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स को निषेचित करता है, तो परिणामी युग्मनज आपका एक्स वाई बनेगा, जो एक नर, नर मतलब पुरुष, पुरुष शिशु का रूप में विकसित होगा। तो इसी प्रकार पिता बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कई सारे आपका फैमिली के अंदर कई बार दोष होता है कि किसी भी हमारे, जैसे कि हमारा सामाजिक समस्या है, ये चीज एक, ये ना बहुत बड़ा सामाजिक समस्या है कि महिलाओं, मतलब कि महिलाओं ने बेटी को पैदा कर दिया, अब तो काफी बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है, इस समय बात नहीं किया जाता है। और आजकल तो अब महिलाओं को, बेटियों को सभी के, मैं भी सभी के सभी लक्ष्मी मानते हैं, सभी के घर में लक्ष्मी माना जाता है, ठीक है। पहले जो था, पहले के जमाने पे सोच अलग था, ठीक है। तो वहां पर ना जब लड़कियां जो है ना, लड़कियां, ठीक है, महिला लड़की को पैदा करते थे, तो बोला जाता था इसी का दोष है, इसी ने लड़की पैदा किया है, तो वैसा नहीं हुआ करता था। दोष जो पता है किसका होता है, वह लड़के का दोष होता है, जिन्होंने जिन्होंने ठीक है, कहने का मतलब है कि लड़के का दोष होता है बच्चा करने के लिए, बच्चे बच्चे का लड़का लड़की होने के लिए, ठीक है। तो आप भी पढ़े लिखे हो तो समझ लेना, कभी भी आपके सामने में आसपास पड़ोस के अंदर सामाजिक व्यवस्था के अंदर में ये बोला जाए कि भाई लड़की का दोष है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, लड़की का दोष नहीं होता है, लड़के का दोष होता है, जो भाई जाएगा, ठीक है, जो आपका शुक्राणु जाए, इस प्रकार का शुक्राणु जाएगा उसी प्रकार से होगा, बस। तो ये प्रक्रिया है, यही लिखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे से 26 आएगा, समतल दर्पण में बनने वाले, ठीक है, बनने वाले प्रतिबिंब की विशिष्ट विशेषता होती है, ठीक है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशिष्ट विशेषता होती है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, मतलब कि वह वास्तविक रहता है, अवास्तविक रहता है, वास्तविक रहेगा, आभासी रहेगा, उल्टा रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है, लंबा रहेगा, छोटा रहेगा, कैसा रहेगा, वो हमारे को बताना है, ठीक है। ठीक है, दूसरा भी हम से आंसर, दूसरा भी हम कर ही लेंगे, ठीक है। देखो तो समतल पर बनने वाले प्रतिकृति, इसको तो याद करके रख ही लो। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है, आभासी, ठीक है, क्योंकि आभासी रहता है, आभासी का मतलब क्या है, आभासी का मतलब कि वह तो मतलब कि ओरिजिनल होता ही नहीं है। आभासी का मतलब क्या है, वह वास्तविक तो होता, मतलब कि रियल तो होता ही नहीं, आभासी मतलब क्या, आपका धुंधला सा, एक तो बोल सकते हो धुंधला, धुंधला, रियल आप बोल सकते हो नॉट रियल, रियल अनरियल, ठीक है। तो ये आभासी और सीधा। नेक्स्ट आपका दर्पण से बिंब की दूरी की तुलना दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी से कैसे किया जाएगा, मतलब कि हमारे क्या बिंब की दूरी, ठीक है, बिंब की दूरी दर्पण से, ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, दूरी से कैसे किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो दर्पण है आपका, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब पता है कितना है? आपका प्रतिबिंब भी यहाँ पे बनेगा, मतलब कि आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपका दर्पण और आपके बीच में दूरी क्या, मान के चलो आपका 2 मीटर की दूरी है, तो आपका जो आपसे आपसे ही आपका जो प्रतिबिंब की दूरी पता है कितने मीटर, कितने दूरी रहेगा, वह भी सेम ही रहेगा, 2 मीटर की ही दूरी रहेगा। समझे मेरी बात को, दर्पण और आपके बीच में 2 मीटर की दूरी है, तो आप आपसे प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी कितना रहेगा, 2 मीटर का ही रहेगा, ठीक है। तो बस यही कैसे कैसे की जाती है, दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वास्तविक वस्तु दर्पण के सामने खड़ा होता है। तो ये मैंने समझाया, यही लिखना है आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट का 26 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुके होंगे, आप मतलब कि समझ में आ गया होगा, सॉरी, कम समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। कोई भी डाउट्स तो कमेंट्स कर देना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, कुछ भी नया टॉपिक मतलब साइंस रिलेटेड में कुछ भी और कुछ चाहिए आपको, कुछ और भी जो भी आपको न्यू न्यू टॉपिक्स चाहिए और वीडियो चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट्स कर देना, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारा जो है आज की क्लास को यहीं पे हम फिनिश करेंगे, ठीक है, फिनिश को हम यहीं पे करते हैं। अब हमारा जो वीडियो का पार्ट आएगा, वीडियो का पार्ट सेकंड आएगा, जिसके अंदर आपको मैं
सारे 3 नंबर वाले को, 4 नंबर 5 वाले क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दूंगा। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट कर लेना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। फटाफट से सभी के सभी सब्सक्राइब, तो लाइक इंपॉर्टेंट ही है, फटाफट से कर देना। और लास्ट में आपको मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे स्टूडेंट शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।